मलिक साहब को ये सारी बातें करने से पहले एक मर्तबा इन FIR को गौर से पढ़ना जरूर चाहिए। मलिक अहमद साहब को इज्तनाब करना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के रियासती मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इदारे को मिलान करना और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करना प्लीज बंद करें। मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा था, उसमें आप अंदाजा कर लें कि इसमें बौखलाने हैं, इन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सेक्टर लगा दिया है। नून लीग का एक तर्ज सियासत है और वो तर्ज सियासत जो है वो बदला नहीं है। इतना बड़ा जब क्रैकडाउन, इतने ज्यादा झूठे केसेस किसके दौर में हुए? नवाज शरीफ साहब के, यानी कि नून लीग के दौर में। आज के दौर में इन दिस डे एंड एज आप सहाफियों पर, मीडिया पे कदगन नहीं लगा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है और ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी देखने में आ रहा है। उनकी जानिब से गुज़िश्ता रात होने वाली गिरफ्तारियों में भी ऐसा ही कुछ देखने में आया, जब लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक गिरफ्तारी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की हुई है, जिन्हें अटक पुलिस ने मोटरवे से गिरफ्तार किया। हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में ऐसा शैतानी काम किया कि एंटी करप्शन यूनिट ने बगैर FIR दर्ज किए ही हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी रात में हुई और मुकदमा सुबह दर्ज किया गया, जिसे लाहौर हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार देकर हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म भी दे दिया। हुकूमत की शैतानी हरकत यही नहीं रुकी, बल्कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने में आया, बल्कि इससे बढ़कर हुआ। इमरान रियाज खान केस की मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हुई है। अटक की मकामी अदालत में पेशी के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि इमरान रियाज ने इदारों पर इल्जाम लगाए हैं। मैंने CD के जरिए इल्जामात की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है। मैजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया, इमरान रियाज खान ने इदारों पर क्या इल्जामात लगाए? जिस पर सरकारी वकील ने दखलंदाजी करते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। मैजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए कहा, जवाब तफ्तीशी ऑफिसर को देने दें। मैजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि तफ्तीशी ऑफिसर साहब, आपने मुकदमे से पहले CD सुनी या बाद में सुनी? जवाब में तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मैंने CD बाद में सुनी है। मैजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि इमरान रियाज के इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज क्या थे, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के सवाल पर खामोश हो गए। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को अपने दायरे इख्तियार से बाहर करार देकर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया, जिसके बाद अटक की सिविल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी की जुडिशियल रिमांड की दरख्वास्त भी की गई, जहां अदालत ने फैसला दिया कि अदालत के पास इस केस को सुनने का इख्तियार है ही नहीं। पुलिस मुल्जिम को रावलपिंडी की अदालत में पेश करे, जिसके बाद इमरान रियाज खान को रावलपिंडी की स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और रावलपिंडी की अदालत ने भी केस को अपने दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए इमरान रियाज को आज ही दोबारा अटक की अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान इमरान रियाज की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दे रहे हैं, लेकिन कैसे, जरा सुन लेते हैं। मतलब है रेड लाइन क्रॉस की गई है। इमरान रियाज खान के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मलिक अहमद खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, बल्कि इमरान रियाज खान के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो पैका एक्ट के तहत दर्ज की गई है। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी जिस पैका एक्ट को माजी में काला कानून कहते थे, सहाफियों पर कदगन लगाना कहते थे, अपोजिशन में होते हुए उसकी शदीद मुखालफत किया करते थे, आज इसी कानून का सहारा लेकर हुकूमती ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने, उनका चेहरा बेनकाब करने पर इमरान रियाज खान जैसे सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कहते हैं जनाब, सियासतदान दो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा, ऐसा नहीं होता। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन वही जब सियासतदान आ जाते हैं हुकूमत में तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हो जाते हैं। जनाब, इस पर बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे उस्तादों में से एक हैं। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान इस्माइल साहब भी इस वक्त थोड़ी देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया सर। और कोशिश करेंगे जनाब कि इमरान रियाज खान के वकील से भी बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशफाक साहब, ये बताइएगा, ये पैका ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जो FIR बताई गई है और जो आज वजीर कानून साहब कह रहे थे, उसमें मुताबिकत नजर नहीं आती है।
थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं जो आपने मलिक अहमद खान साहब की स्टेटमेंट चलाई है। मलिक साहब बजाते खुद जो है वो एक अच्छे नफीस इंसान थे, लेकिन बतौर सूबाई वजीर कानून इंतहाई जो उन्होंने अपनी शख्सियत को आज तक डेवलप किया था ना, उसको बड़ा सीरियस झटका लगा दिया। उनकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इन FIR की वजह से फॉरएवर खत्म हो गई है। ये मेरी अपनी जाती राय है। मलिक साहब को ये सारी बातें करने से पहले एक मरतबा इन FIR को गौर से पढ़ना जरूर चाहिए। हम अटक की FIR की बात कर रहे हैं। अटक की FIR में 2 कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं। एक ऑफेंसेस है 505 सबसेक्शन ए, यानी कि उसमें हम उसे कहते हैं रोमन 1, और उसके बाद 5 सबसेक्शन 2 का C जो है। दूसरी कैटेगरी है स्पेशल ऑफेंसेस की, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के ऑफेंसेस। अगर आप इस तहरीर को देखें, FIR के तगासे को देखें, तो उसमें आप हैरान हो जाएंगे सुनके कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है पैका के लिए, वो FIA और FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में खड़े होकर ये बयान दिया है और हमारे दराये से इत्तफाक किया है कि एक भी ऑफेंस, यानी कि एक भी जुर्म FIR की तहरीर के मुताबिक सरजद होना पाया ना जाता है। मैं अभी आपके प्रोड्यूसर को एक ऑर्डर कोर्ट का भेज देता हूँ, जो रावलपिंडी की कोर्ट ने आज मौजूद अदालत में ऑर्डर पास किया, जिसमें वो तमाम ऑफेंसेस को FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो हमारे दराये से एग्री करते हुए अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसको बुनियाद बना के तमाम ऑफेंसेस को खत्म कर दिया है। तो जो पहली अटक की FIR है उसमें 80% रिलीफ हमें मिल चुका है, और बाकी 20% रिलीफ के लिए वो हम जा रहे हैं। इस वक्त हम स्टेट में जा रहे हैं कि अटक से। और जहाँ तक ये इन्होंने बात की है कि रियासती इमरान रियाज खान की यूट्यूब चैनल पे जो ये अलेजिड वीडियो कर रहे हैं, तो मैं इनको बताता चलूँ कि ये कॉमन नोशन है कि हम, और इसको हम थॉरली अप्रिशिएट करते हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी एक रूटीनली टर्म यूज की जाती है न्यूज़पेपर्स में और हमारे मीडिया की तरफ से भी। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऐसे रियासती कानून के लिए कोई बेनिफिशियल जो होता है वो कार्रवाई करते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर किसी शख्स ने उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो एक डिफरेंट तरीके से कर दिया है, उसमें आप इख्तिलाफ राय। अच्छा सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा सर। अभी जो मैंने जो शॉर्ट चलाया, जो गुफ्तगू उनकी चलाई, उसमें वो कह रहे हैं कि वो राय कायम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बैरून मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके लिए और फिर रियासती इदारों के लिए, लेकिन उस राय, वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन वो रेड लाइन क्रॉस कर गए। आपको क्या लगता है कि वो रेड लाइन कौन सी है जिसको क्रॉस किया है इमरान रियाज खान साहब ने? वज़ीर कानून पंजाब हैं कि DCISPR नहीं है। आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मलिक अहमद साहब को इज्तनाब करना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के रियासती मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इदारे को मिलान करना और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज करना प्लीज बंद करें। प्लीज पाकिस्तान आर्मी के मुकद्दस इदारे को मिलान करना और इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना प्लीज बंद करें। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी नजर में जो चीज नजर आ रही है वो सिर्फ यही है कि ये सिर्फ इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए और इमरान रियाज खान के खिलाफ स्कोर सेटल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के मुकद्दस इंस्टीट्यूशन का शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि जो लोग इनको अपने मकासद के लिए रियासती इदारों को मिलान कर रहे हैं वो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। जितना इन FIR की वजह से इन लोगों ने नाकाम कोशिश की है पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टीजियस इदारे की रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की, इतना नुकसान तो शायद कभी किसी ने जो है वो पहुंचाने का सोचा नहीं है, जो कि इनकी इन घटिया ओछी और हरकतों की वजह से जो है वो सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्ट के जो मैं आपको ऑफेंसेस बता रहा था उसमें आप अंदाजा कर लें कि ये इतने बौखला गए हैं। इन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सेक्शन लगा दिए हैं, जिससे अदालत ने इतना शदीद बरम का इजहार किया कि ये लोग अपनी बिल्कुल ऐसा ही हवास खो बैठे हैं। ये मलिक अहमद साहब से मेरी गुजारिश है, ये बड़े ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी ओपिनियन देने से पहले एक मरतबा तमाम FIR को बगौर पढ़ लें, देख लें, अच्छी तरह उसके मेरिट्स जान लें और उसके बाद जो है इस पे कमेंट करें। सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को या अपनी इस तरह की अनजस्टिफाइबल। ठीक है अशफाक साहब, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे और, अब इसका फ्यूचर क्या है इन तमाम केसेस का? कल आप जाएंगे दोबारा से, क्या कल जमानत हो सकती है? तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, हम रावलपिंडी को ऑर्डर किया है कि मैं ये सारे ऑफेंसेस रिलीज कर रही हूँ। आप अभी इसी वक्त वन सदीन अटक की अदालत में जाएं। मैं आपको बताता चलूँ, ये पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में
जराइम की तारीख में, यानी कि FIR की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी तारीख में पहला केस है। आई रिपीट, ये पहला केस है। आज से पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कभी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें 24 घंटे में आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पास गए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जज से पहले डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। ये पहला तारीख है। और आप यकीन करें कि पुलिस के पास ये ऑफेंसेस का दायरा इख्तियार ही नहीं था जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये इसको पता ही नहीं है कि हमने कौन से ऑफेंसेस लगाए हैं और उसके कौन से मुतलका जज हैं जिस अदालत में जा रहे हैं वो अदालतें इनको डांट रही हैं, अदालतें गुस्से का इजहार कर रही हैं। तो बराए मेहरबानी वज़ीर कानून मेरा मशवरा है कि पहले ठीक है सर, अगर आप मेरे साथ मौजूद रहें, क्योंकि आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा उनका भी तज्जिया ले लूं। आमिर ज़िया साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये समझ से बालातर एक ऐसी चीज है और इसको भी शामिल कर दिया गया है इसके अंदर, क्या कहेंगे सर? ये तो बिल्कुल बड़ा अच्छी तरह से जो उनके वकील हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, और ये इस बात की गवाही करता है कि मतलब एक तो उनको पता नहीं कि किस तरह से फ्रेम करना है, इनकी काबिलियत का भी एक्सपोज कर रहे हैं जो हमारे पुलिस वाले केस बना रहे हैं, हुकूमती एहलकारों को भी एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगी आगे जाकर। असल जो मेरे ख्याल में बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमारे यहाँ फोकस होना चाहिए कि नून लीग का एक तर्ज सियासत है, और वो तर्ज सियासत जो है वो बदला नहीं है। 1999 को अगर मैं याद करूं, जब ये मतलब इफ्तार में आए नवाज शरीफ साहब, तो जमाने में आज नजम सेठी गो के बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के, लेकिन नजम सेठी साहब को अगवा किया गया, उनको मतलब बंद किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, बिल्कुल एक मतलब इम्पोर्टेंट स्टफ है। अच्छा, उसी तरह जंग ग्रुप जो आज बड़ी उनसे दोस्ती है, तो जंग ग्रुप के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। जंग अखबार जो था वो 2 सफे का छपा करता था। तो ये उनके उस दौर हुकूमत की बात है जब 99 से लेकर मतलब 98 99 की मैं अगर बात करूं, 98 में हुआ था गालिब, और 99 हुकूमत फारिग हो गई थी। उसके बाद फिर जब इनको इख्तियार में आने का मौका मिला, तब इन्होंने क्या किया, तब आप याद करें कि उसके बाद उसमें भी सहाफियों को निशाना बनाया। जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप पाकिस्तान का आ रहा था बोल, जिसमें आप आज बैठ के माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर क्रैकडाउन किया गया। और मतलब ये वाहिद ग्रुप नहीं था, और भी इसी तरह उन्होंने सहाफियों को किया, लेकिन जिस तरह से इस ग्रुप को, हमारे ग्रुप को निशाना बनाया गया था, तो उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इतना बड़ा जब क्रैकडाउन, इतने ज्यादा झूठे केसेस किसके दौर में हुए? नवाज शरीफ साहब के, यानी कि नून लीग के दौर में। अब अपने सोचते चले भाई, 3 बार का आपको तजुर्बा हुआ, खुदा ने 4थी बार मौका दिया इस जमात को, उसमें आपने कुछ सीखा होगा। लेकिन बदकिस्मती देखें कि यही उन्हीं गलतियों का इर्तिकाब ये बार बार कर रहे हैं कि जो उन्होंने माजी में की थी। और आप ये बात देखें कि हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है, जब वो सहाफियों पे केस करते हैं, मुकदमे बनाते हैं, उससे ये नहीं होता कि आवाज दब जाती है, सहाफी बात करना छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता। या दीगर सहाफी जो होते हैं वो डर जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। अगर आप एक को बंद करते हैं तो 4 और लोग उसकी जगह उससे ज्यादा जोरों शोर से बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी दबाव की टैक्टिक्स हैं वो काम नहीं आती। फिर आप ये भूल जाते हैं कि जब आपका जबर अंदरूनी मुल्क जो है काम नहीं आता, उसी तरह आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने का मूजिब बनते हैं। आप जगहसाई कराते हैं। आज आप देखें कि जब इमरान रियाज की तस्वीर जा रही होंगी और पता चल रहा होगा कि जी समी इब्राहिम पे केस है, पता चल रहा होगा मोहित पीरजादा पे केस है, अरशद शरीफ पे केस है, फिर जमील क्या ना उसको थ्रेट किया जा रहा है, हमारे वो तो बहुत नौजवान वो एंकर पर्सन है हमारा। तो क्या आप क्या पाकिस्तान का पोर्ट्रेल कर रहे हैं? और आप ये जो फिर लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर एक मतलब है कि एक फैशिस्ट जहनियत है, फैशिज्म तो कहीं लोग नहीं कर सकते, वो तो बड़ी ऑर्गेनाइज थ्योरी थी, बड़ी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी, मोसलिनी की। मगर ये जहन में कहीं ना कहीं वो खन्नास भरा हुआ है इस हुकूमत के। तो गो कि इनके पास ताकत नहीं है। आज के दौर में इन दिस डे एंड एज आप सहाफियों पर, मीडिया पे कदगन नहीं लगा सकते। इसमें फिर जो बात होता है वो ये होता है कि अगर फर्ज करें आपको शिकायत है, अगर आपको लग रहा है कि जनाब आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो आप कम्युनिकेशन का मसला है, आप अपना पैगाम जो है वो सही तरह से पहुंचा नहीं पा रहे, आपकी इंफॉर्मेशन भी काम नहीं करी, आपकी जो दीगर इंफॉर्मेशन राय है वो काम नहीं करे, उस पर ये लोग खुद तनकीदी करते नहीं है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा सर। ये अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है। अशफाक साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने कहा जनाब हमारा तो ये केस बनता नहीं है, इसको अटक में भेज दिया जाए। अटक से फिर सिविल मैजिस्ट्रेट की जानिब से जो सारे मामला, तो यही हुआ ना सर? तो क्या पुलिस का ये दायरा इख्तियार था कि इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से उनको गिरफ्तार किया जाता? देखें, आज कल रात जब मैंने इमरान के अरेस्ट के बाद पिटिशन जो है वो इनिशिएट की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा ग्रेसिवली उसको नंबर अलॉट किया, और रात की आई थी इस्लामाबाद से सुबह की रिपोर्ट मंगवा ली। जब मैं सुबह कोर्ट में अफेयर हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी
अच्छा, गालिबन आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, अशफाक साहब से दोबारा रब्ता कीजिएगा, इस सवाल का जवाब उनसे लेंगे। आमिर ज़र साहब, ये देखें, वेल नोन शख्सियत, एक मायनाज सहाफ़ी, हम बहुत कुछ सीखते हैं उनके साथ, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, वीडियोस उनकी मिलियंस में जाती हैं। एक ऐसे शख्स के साथ इस तरह के मामलात हैं, और चलें किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसका दिफा करना उसका हक है, और जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो इल्ज़ाम से साबित करना उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अगर इल्ज़ामात लगेंगे तो सोचे सर, ये तो एक वेल नोन शख्सियत है जिन पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा अगर वो रियासत के हवाले से कोई बात कह दे और रियासत उस पर गुस्सा हो जाए? तो रियासत तो माँ जैसी होती है, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे फिर ये तो बहुत बुरा होगा। और ये कोई नया वो तरीका वारदात मुझे याद आया, जो पोर्नोग्राफी के ये इल्जाम तो मतलब है हमारे ऊपर भी लगा दिए थे लोगों ने। ये बड़ा शौक है इनको। ये मैं अगर उसकी 2015 की बात करूं तो इसी तरह के बेहूदा इल्जाम लगे थे और उसको अदालतों ने निकाल के फेंक दिया था। इसी तरह जो मेरी बात है, जो इमरान रियाज के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए, उसको भी निकाल कर अदालत ने फेंक दिया। वो होल्ड नहीं करेगा, बिगाना किस्म का, मतलब अपने मुंह पे खुद ये लोग कालक मल रहे हैं, इतना कमजोर केस बनाकर। तो केस है ये। दूसरी बात ये होती है कि आप सियासत सबाब देखें। आज आप देखें कि मुल्क में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। ऐसे वक्त में आपको सियासी तलखियां और हिद्दत कम करने की जरूरत है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। ये समझते हैं कि जबर करके, धमका कर, रिश्वत देके, लालच देकर, किसी को मुकदमा बनाकर, किसी को पकड़कर अगर आप हैं कि मुल्क में अमन सुकून आएगा, तो ये बड़ी इनकी गलतफहमी है। और ये ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स हैं सर। आप पुराने सहाफ़ी हैं, आपको पता होगा सर, ये ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स हैं। नून लीग जब भी हुकूमत में आती है इस तरह के टैक्टिक्स अपनाती है। सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अशफाक साहब, ये बताइएगा, ये पुलिस से सवाल किया गया कि आपने इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया, तो आपके ये दायरा इख्तियार में आता है? क्योंकि केसेस तो थाने के हिसाब से होते हैं ना। देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। जो मैंने कल रात कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, वो इस बुनियाद पे थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 एकड़ पर्सन के केस में कॉमन ऑर्डर पास किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को ये कैटेगोरिकल डायरेक्शन थी कि पूरे पाकिस्तान में जो सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इनमें विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पर्टिकुलरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की इजाजत के बगैर किसी भी एक सहाफी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो जब कल इमरान ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, तो उसका कहना ये था कि इस्लामाबाद के हदूद में आता है। मैंने उसकी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, ऑनरेबल कोर्ट ने ग्रेशियसली उसका नंबर अलॉट किया। सुबह के लिए रिपोर्ट मंगवाई 10 बजे के लिए आईजी साहब से। मैं सुबह अदालत में गया तो अदालत ने जो उनका है सबमिशन सुनने के बाद ये कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने पंजाब पुलिस से रिपोर्ट लेके बताई है, जिसके मुताबिक जो है ये इनका क्लेम है पंजाब पुलिस का कि ये हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अशफाक साहब, आप भी इस वक्त मसरूफ होंगे, लेकिन सर थैंक यू, मसरूफियात के बावजूद टाइम निकाला, और इस वक्त भी आप कोशिश करें कि इमरान रियाज खान साहब की जमानत हो जाए। जो आज सारी कार्रवाई हुई वो आपने जानी। सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और खान साहब ने जो तकरीर की थी ना, उस पर भी बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान गिरामी से आपका तारुफ करवाते हैं। जनाब बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से केपी के रहनुमा भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। तैमूर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, उनसे भी मजीद बात करते हैं। बहरमन साहब, ये बताइएगा, आपकी हुकूमत है सर, सहाफ़ियों पर पर्चे काट रहे हैं उस कानून के तहत जिस कानून को आप लोग काला कानून कहा करते थे। चले, पर्चे काट भी रहे हैं, इल्ज़ामात ऐसे लगा रहे हैं जो समझ में ना आए, फहम में ना आए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, हमने उस वक्त भी सेलेक्टेड और नालायक वज़ीर-ए-आज़म के इस कानून के खिलाफ बात की थी, और आज भी एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस कानून के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर एक सहाफ़ी उठ के वो किसी पार्टी का, वो चाहे PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अगर उस पार्टी के वर्कर के शक्ल में वो इदारों को, वो इंस्टीट्यूशंस को, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, वो सुप्रीम कोर्ट और वो आर्मी को हिट करते हैं और उसके ऊपर बेजाय इल्ज़ामात लगाते हैं, तो क्या ये मुल्क हैं या किसी की बाप की जागीर है कि वो अपने एक प्रोफेशनल, मतलब कि एक सहाफत को मिसयूज़ करके इदारों को बदनाम करते हैं? इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला, उसी वक्त
इस इमरान रियाज को वो कानून क्यों याद नहीं था जब स्टैंडिंग कमेटी में उसको पास करवा के फिर कैबिनेट में पेश किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने तो इमरान को बार बार कह रहा था कि आज आप जो कुछ करें कल इसके लिए तैयार रहें। मैं अभी इस वक्त भी समझता हूं कि मैं अभी इस पे बात करता हूं, मैं इमरान रियाज को वो इतना तो देता नहीं कीमत कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन मैं एज ए सहाफ़ी उस पर बात करूं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर उस पर बात करूं, मैं पाकिस्तान के एक ट्रेटर के पर उसके ट्रेटर के किरदार पे उस पर बात करूं। सलमान साहब, ये मुल्क है, ये हम सब मुल्क, हमारा सबका मुल्क है। और अगर शख्स एक पार्टी के हवाले से बात कर रहा है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है या अपनी राय का इजहार कर रहा है, तो सर पैका कानून जिसको आप काला कानून कहते थे और आप कहते थे कि मैं अभी भी उसको गलत कहूंगा, तो आप उसको इस्तेमाल करके उनके खिलाफ पर्चे कटवा देंगे। सर ये तो आजादी इजहार राय के खिलाफ नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आजादी इजहार राय पर सबसे ज्यादा यकीन रखती है, ये मेरा ख्याल है। सलमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे वो हुकूमत में हो या पोजीशन में हो, उसने हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ताकत दी है और उसको सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एक सहाफ़ी मोहब्बत के नशे में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो इदारों को क्रिटिसाइज करके वो इदारों और इदारों के हेड्स को मुसलसल हिट करते हैं, ये मुझे बताइए ये कहाँ की सहाबत है? और अगर इसके पीटीआई के साथ इतनी मोहब्बत है तो ये मुझे बताए कि इस हुकूमत खत्म होने बाद ये भी बताए ना कि इमरान को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जमहूरी तरीके से उन जमातों के तावन से जिन जमातों ने इमरान को 4 साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठाया, ये तो बार बार कह रहे थे कि सिंध हाउस मंडी बन गई है और हमारे एमएनएस को हाजिर उतरे हैं। तो मुझे इमरान रियाज ये बताएं या कोई और बताएं कि कौन सी पीटीआई के मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट दिया है। ये तो उन जमातों ने जिन जमातों ने इमरान को 4 साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठाया, उन लोगों की ताकत और उन लोगों की ओर से ये वज़ीर-ए-आज़म बना। फिर वो तमाम जमातों ने मिलकर के उसके ये कठपुतली है, ये नाअहल है, ये नालायक है, इसने इकॉनमी को तबाह किया, इसने मुल्क को तबाह किया, इसने मुल्क को तनहा रखा। तो उस जमातों ने अपोजिशन का साथ दिया और जब वो एक जमहूरी तरीके से उसको बाहर निकाला तो इमरान रियाज कौन होते हैं कि वो दिन रात खड़े होकर अपनी सीट को मिसयूज करते हैं और फिर वो मजलूम बन करके कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। मैं इमरान रियाज को सहाफ़ी नहीं समझता हूँ, मैं सलमान साहब मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, वो सहाफ़ी नहीं है। वैसे कल तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ शो में मौजूद थे और मुझे यकीन है कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा मौजूद होता वो इस चीज की मजम्मत जरूर करता और तैमूर तालपुर साहब भी इसकी मजम्मत कर रहे थे। लेकिन सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, तैमूर साहब ही हमारे साथ मौजूद है जनाब, उनसे भी मजीद बात करेंगे। तैमूर साहब ये बताइएगा, केपी से आपका ताल्लुक है, लेकिन जब कानून आप लोग लेकर आए थे कि जाती इल्जामात नहीं लगाने चाहिए और फिर अदालत ने उसको रोक दिया था, आज उसी को इस्तेमाल करते हुए आपको ये लग रहा है कि ये रियासती तौर पर जबर किया जा रहा है, खास तौर पर इस तरह के केसेस बनाए जा रहा है ताकि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके हवाले से कोई एक फिजा कायम की जा सके? मुझे जी जो तंगी साहब ने समझाने की कोशिश की है ज्यादा समझ में नहीं आई। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सेनेटर साहब को भी पता है। किसी ने किसी की ईंट से ईंट बजाने की बात तो नहीं की, ऐसे है या नहीं है? नैब के सरवरा के खिलाफ भी कोई बात नहीं की लाइव शो के अंदर? आपको पता है कि किसने ये बात तो मेरे ख्याल में आज वो सारे एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, जो कि प्रेस की आज़ादी की बात करते थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की बात करते थे। और बड़ा अच्छा है कि पीपल्स पार्टी का ये चेहरा भी जो है वो बेनकाब हो गया कि असल में उनकी कीमत ये चंद वजारतें थी जिनके लिए वो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज जो है वो सारा के साथ खत्म हो गया। और अफसोस की बात ये है, मेरे ख्याल में तंगी साहब जो है मेरे सूबे से ही उनका ताल्लुक है कि आज वो ऐसे अनडिफेंडेबल मूव्स को डिफेंड कर रहे हैं और जो उनके बॉस हैं क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आधे पाकिस्तान को तो मुफ्त बिजली जो है वो बाकी पाकिस्तान के पैसों से दे दी और इनके मुंह बंद कर दिए।
या इनका फोकस यहाँ पे कर दिया। सर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर ही मेंशन करना जरूर चाहूंगा सर, अगर ये 100 यूनिट वालों को बिजली फ्री फराहम की जा रही है तो इसमें कोई मुमानियत या बुराई तो नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना जाती नजरिया। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब इमरान खान साहब ने ऐसे जो भी किया था पूरे पाकिस्तान के लिए किया था। बुराई इसमें यह है कि IMF ने दिया एक फिस्कल डेफिसिट टारगेट, यानी मुल्क एक हद से ज्यादा खसारे में जा नहीं सकता। बजट को शुरू हुए 4 दिन नहीं हुए, पंजाब को 150 अरब रुपए हवा में से मिल गए। कहां से ये 150 अरब रुपए कलेक्ट होंगे? वफाकी हुकूमत कहीं से टैक्स कलेक्ट करेगा ना, कौन टैक्स देगा? खैबर पख्तूनख्वा के लोग, सिंध के लोग, बलोचिस्तान के लोग। मान जाए सेनेटर साहब कि खान साहब ने भी तो कम किए थे पेट्रोल की कीमतें सर, 20 रुपए गालिबन या 15 रुपए 150 पर फिक्स कर दी थी। उस पे भी ये कहते हैं जनाब कि ये वो सुरंगें थी जिसकी वजह से आज हमें पेट्रोल की कीमत 250 रुपए ले जानी पड़ गई। तो आप इस बात को मानते हैं कि अगर 100 यूनिट वालों को बिजली फराहम करना एक नाइंसाफी है, गलत है, तो वो पेट्रोल की कीमतें कम करना भी नाइंसाफी और एक अच्छा फैसला नहीं था? हाँ, सियासी फैसला जरूर था, फायदा उसको हुआ। इमरान खान साहब ने जब कीमतें बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाई, और जब उनके पास स्पेस आया तो स्पेस बढ़ाया। बात हो रही है यहाँ पे इक्विटी की, यानी सबके साथ बराबर सलूक की। इलेक्शन से 10 दिन पहले एक सूबे में ये देना, जब हक अगर है तो पूरे पाकिस्तान का, तो ये मेरे ख्याल में इसका जवाब नहीं, इसका सवाल सेनेटर साहब को और इनकी पार्टी को इनके एलाइज से ही करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता तो सूबे खुद मुख्तार हैं? मैं फिर ये आपकी बात का ना जवाब मैं ले लूंगा सर, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मैं आता हूं आपकी तरफ। लेकिन ये सूबे खुद मुख्तार हैं, आपको नहीं लगता पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज साहब ने अगर ये ऐलान किया है तो केपी के वजीर आला भी ऐलान कर दें? केपी के वजीर आला तो कहते हैं कि जनाब खान साहब निकलेंगे तो हम अपनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, अपनी पुलिस इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि मुझे IMF के MOU जो सूबों को साइन करना पड़ता है, उससे पहले एहतजाज करना पड़ा, क्योंकि हमें अपने बिजली के पैसे ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं देती, कबायली अजला के बजट के पैसे तनख्वाहों के पूरे नहीं देती, और वो डिवीजन जहाँ पे इनके मिनिस्टर हैं कादिर पटेल साहब, उन्होंने कबायली अजला के 60 लाख लोगों से ठीक है सेहत कार्ड ले लिया। सही है। जो हमें अभी पेशावर के और स्वात के और हजारा के और साउथ के पैसों से भरना पड़ रहा है। तो पता नहीं अजीब चीजें हो रही हैं इस्लामाबाद में, और इसलिए शायद मेरे ख्याल में ये तारीख में लिखा जाना चाहिए कि इंपोर्टेड हुकूमतें जो है वो आनी नहीं चाहिए, बल्कि एक ही बार री एक्सपोर्ट होके वन वे टिकट के साथ बाहर चली जानी चाहिए। तंगी साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और क्यों मुस्कुरा रहे हैं मैं इसका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन चूंकि सर मुझे एक ब्रेक की कॉल दे दी गई है, एक ब्रेक आते हैं तो तंगी साहब से इसका जवाब लेंगे कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप लोगों को नहीं करना चाहिए। 100 रुपये यूनिट आप इस्तेमाल करने वालों को आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं, ये नुकसान होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, क्यों ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं और सिंध में कभी इक़दाम उठाए जाएंगे, इस पर ही बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और बहरमन तंगी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तंगी साहब, पहली बात मुस्कुरा क्यों रहते हैं आप? ऐसा क्या उन्होंने ऐसी बात कह दी कि आप इस वक्त मुस्कुरा रहे थे? और दूसरी बात सर, वफाकी हुकूमत ने केपी के फंड्स रोक लिए हैं, आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से, आपको नहीं लगता कि आपको पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते करते अपने ही इलाके के फंड्स रोके जाने की हिमायत महंगी पड़ सकती है? सलमान साहब, मुझे आप 2 मिनट दे दे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि आखिरी सेगमेंट है ना, इसलिए टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूं आप बोलें, लेकिन जल्दी बोलिए। केपी के फंड को किसने रोका था? 2013 के एक ज़िमनी इलेक्शन में स्वात में इस वक्त डॉक्टर हैदर साहब MNA है PTI के, उसकी एक सीट चूड़ीगढ़ और सूबाई सीट पर इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन में इमरान आए थे कैंपेन के लिए। अच्छा। और उस कैंपेन में उसने ऐलान किया कि मैं 350 डैम बनाऊंगा। सही है। 350 डैम का मेरे भाई को अभी तक पता नहीं है कि 356 डैम का क्या हशर हुआ। नेशनल ये इसके लिए जो लोन लिया गया है, ये कौन से बैंक से लिया, उसका क्या हुआ,
उन पंचक्की का क्या हुआ, वो डैम नहीं थे, उनको पता ही नहीं था, लेकिन इमरान ने उस वक्त ऐलान किया कि 350 डैमों से मैं पाकिस्तान को बिजली दूंगा और मैं पूरी दुनिया को भी बिजली दे सकता हूं। लेकिन उसको उसी वक्त पता नहीं था कि 350 डैम कैसे बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे। अनफॉर्चुनेट आफ्टर 18 अमेंडमेंट सलमान साहब उस सूबे के वसाइल आप इस्तेमाल करेंगे अवाम पर, और उन वसाइल से फिर अवाम को आप रिलीफ भी देंगे। 18 अमेंडमेंट्स के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 9वां साल है उसकी हुकूमत का, तो मुझे 1 मेगावाट बिजली बताएं कि उसने नेशनल ग्रिड सिस्टम को दिया है। अच्छा। और फिर 350 डैम का जो पाकिस्तान की बिजली भी पूरी कर रहे थे और फिर पाकि दुनिया को भी बिजली दे रहे थे, उनका क्या हुआ? ये 12 डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट था और उन पे अरबों रुपए खर्च करके उनको जाया किया। उनके लिए होना ये चाहिए था कि पहले वो कम्युनिटी के इंगेजर करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करें, उनको फंक्शनल करें, फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग उनको हैंड ओवर करें, तो फिर इसकी बिजली बनेगी 35 मेगावाट जो एक डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये तो यहाँ पे खत्म। बाकी जब 2013 में पीटीआई की हुकूमत बनी तो उस वक्त खट्टक साहब चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुल के कहा कि अगर मरकज में हुकूमत हमारी बन गई तो हम बिजली के जो अरबों रुपए की मरकज के तरफ पैसे मैं ले आऊंगा और इस सूबे के अवाम पे खर्च करूंगा। तो ये मुझे अपना भाई बताएं, जो इंपोर्टेड हुकूमत उनको ये पैसे नहीं दे रहे बिजली की मद में, तो 4 साल क्यों ली? क्या इमरान ने खड़े होकर नहीं कहा था कि मेरे पास केपी के पैसे नहीं है? ये रिकॉर्ड पे नहीं है? 4 साल जो नालायक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। आपने कहा भाई बताएं, तो मैं भाई से पूछ लेता हूं। सर तैमूर साहब बताएं, ये जो सवालात कर रहे हैं इसका जवाब दें, फिर मैं मुझे वाइंड अप भी करना है। सर जब जवाब नहीं होता ना तो फिर आप पीछे 2013 और ये मेरे सवाल का जवाब दे दो। इमरान ने आपके वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था कि मैं केपी को बिजली की मद में पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है? ये बताएं मुझे। नहीं सकते तंगी साहब, जवाब देने देना उनको। आपने सवाल किया, उनको जवाब देना। मेरे सवाल का जवाब दे दो। दे चुके हैं। बिलावल की तरह चोर नहीं है, जरदारी की तरह चोर नहीं है। ये जो गोल गोल घूमते हैं ना, इसी वजह से पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में रेलेवेंट हो गई है। नहीं है और इमरान के पास को चोरी पर नौकरी से निकाला है। ये रवैया खत्म नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को चोर कहा जाए। आप पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, आप नौकर हैं इमरान के और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं 40 साल का। इनके सूबे के पैसे की तरह चोर नहीं है कि उसको नौकरी को चोरी पर निकाला है। ये टाइम की किल्लत है, मुझे खत्म करना है। लेकिन सर आखिर में जाते जाते मैं आप दोनों का शुक्रिया तो अदा करूंगा, लेकिन शुक्रिया के साथ साथ सर मैं एक बात ही जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह से बैठ के एक दूसरे पर चोर चोर के इल्जामात लगाना नामुनासिब रवैया है। मेरे ख्याल से आपसे जो सवाल किया जाए उसका जवाब आप जरूर दें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहरहमत तंगी साहब हमारे साथ मौजूद है, तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किल्लत है वरना मजीद बात करते। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।